नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनगणना में लगे शिक्षकों पर हमला, नाराज शिक्षकों ने दिया अल्टीमेटम, सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठी उंगलियां, कलेक्टर ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। हॉलिडे पैकेज के नाम पर बड़ी ठगी, टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में 20 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना। लुभावने ऑफर और गिफ्ट कूपन का दिया झांसा, मोटी रकम वसूल कर ठगराज कंपनी फरार। बिलासपुर में भी नजर आया तूफान का कहर, आंधी और बारिश से शहर हुआ बेहाल। सूखे पत्तों की तरह टूटकर गिरे पेड़, दब गई दर्जनों गाड़ियां। 7 घंटे तक अंधेरे में डूबी रही राजधानी। और सिम्स में नवजात की मौत पर जोरदार हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगा गंभीर आरोप। प्रसूता की भर्ती के बाद जांच रिपोर्ट था सामान्य, नाराज परिजनों के साथ हुआ दुर्व्यवहार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जिले में जनगणना कार्य के दौरान शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है। तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र से ड्यूटी में लगे शिक्षकों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाओं ने कर्मचारियों में डर और नाराजगी पैदा कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार जनगणना कार्य के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शिक्षकों के साथ अभद्रता और हिंसा की घटनाएं सामने आई है। विशेष रूप से बिल्हा क्षेत्र के घोघरा गाँव में एक शिक्षक के साथ मारपीट की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इस घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना से आक्रोशित सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक संघ के पदाधिकारी कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए तो शिक्षक जनगणना कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। संघ ने सुझाव दिया कि जनगणना के दौरान शिक्षकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीड़ित शिक्षक ने अपनी आप बीती साझा करते हुए प्रशासन से सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्दी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिल्हा विकास खंड से जो नेतराम पैंकरा के साथ जिस प्रकार से जनगणना कार्य में वो कर रहे थे, उनके साथ जो मारपीट हुई उसको संज्ञान तो शासन ने लिया और जो संबंधित जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और आगामी जनगणना विभाग से एक आदेश भी आ चुका है कि इस प्रकार से काम करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि शिक्षक सिंगल रूप से काम कर रहे हैं, हमारे महिला शिक्षक भी हैं, तो और उनको कई जगह अपार्टमेंट में भी ड्यूटी लगा है जो सिंगल रूप से काम कर रहे हैं। हम अभी कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन लेकर आए थे कि हमारे शिक्षकों को एक सहयोगी के रूप में पंचायत स्तर पर पटवार को साथ में भेज दें या नगर निगम स्तर पर पार्षद के माध्यम से कोई भी एक प्रतिनिधि को दे दें ताकि उनको जो पर्याप्त सुरक्षा मिल जाए और अब ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो। इस प्रमुख उद्देश्य को लेकर ही आज हम उपस्थित हुए थे। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम एक लेटर निकालेंगे नगर निगम और पंचायत स्तर पर और एक सहयोगी के रूप में काम करने के लिए दिया जाएगा। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यदि मान लो हम जहाँ हमारा पदस्थ साला है, यदि हमको वहाँ दे दिया जाता तो हमको वहाँ लोग पहचानते। हमारी ड्यूटी दूर में लगा दी गई है तो वहाँ के जो हैं ग्रामीण हमको पहचान नहीं रहे, इसलिए इस प्रकार की परेशानी हुई है। तो इस प्रकार के और ग्रामीण जो है सहयोग तो करते हैं, देखो 90% लोग तो करते हैं, लेकिन 10% से ही हमको दिक्कत है। और वही एक प्रकार का समस्या हो रहा है कि लोग को प्रगणक को पहचान नहीं रहे हैं और जानकारी देने से भी कतराते हैं बहुत सारे जो हैं ग्रामीण। लेकिन जनगणना एक प्रमुख कार्य है। मैं इस आप लोगों के माध्यम से समस्त जनता को यह अपील करूंगा कि प्रगणकों का सहयोग करें और हमें इस महत्वपूर्ण कार्य में जो हमें सौंपा गया उसमें हमें सहयोग प्रदान करें। जी, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे ही अप्रिय घटना मेरे बाकी साथियों के साथ ना हो, इसके लिए शासन से ये मांग है कि कम से कम एक पंचायत स्तर पर या नगरीय निकाय स्तर पर एक सहयोगी जरूर देवे और सुरक्षा का पर्याप्त जो है व्यवस्था किया जाए।
जी काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। देखिए, आज हम लोग जो हैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अप्रिय घटना को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। ये बात जो है एक बिल्हा ब्लॉक की नहीं है, ये संपूर्ण मतलब हमारे राज्य की या ज़िले की बात करता हूँ कि जहाँ भी ड्यूटी लगी है रंगनक लोग की, वहाँ पे क्या है कुछ अप्रिय घटनाएँ घट रही हैं, ये भविष्य में ना हो, है ना। इसके लिए हम लोग जो है आज कलेक्टर साहब को अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम ग्रामीण अंचल पे, पंचायत स्तर पे और नगरीय निकाय में आप लोग को एक सहयोगी प्रदान करेंगे, है ना। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार तालापारा की रहने वाली एक प्रसूता को लेबर पेन होने के बाद कल सिम्स में भर्ती कराया गया था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि भर्ती के दौरान जांच रिपोर्ट में नवजात पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने डिलीवरी कराने में भारी लापरवाही बरती। आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद समय पर उपचार शुरू नहीं किया गया और इस दौरान प्रसूता व उसके साथ आए परिजनों से दुर्व्यवहार भी किया गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर समय रहते प्रसव करा लिया होता तो नवजात की जान बचाई जा सकती थी। हमारे संगठन के प्रमुख जो हैं चरण भाई, उनके छोटे भाई का शनिवार रात्रि को एक्सीडेंट हुआ, छोटा एक्सीडेंट था और उनको उसी रात को सिम्स ले गए और बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति बनी वहाँ कि छोटे चोट में सिम्स प्रबंधन के लापरवाही या फिर बोलिए किस तरीके का इलाज किए कि छोटे चोट में उनका जान चले गया महेश सिंह राजी। और बड़ा दुखद ये भी है कि उसी दिन उसकी बिटिया हुई रात में, जिस दिन उसका देहांत हुआ। और उस जिस तरीके का चोट दिख रहा है, नज़र आएगा, आप देखेंगे, वो इतना साधारण चोट में क्या ऐसा इलाज किए कि सिम्स में उसकी डेथ हो गई। गरीब जनता अगर ऐसे जगह पे अगर जाके अगर हॉस्पिटल जाके अगर ख़त्म होता है तो सरासर कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है। जूनियर डॉक्टर लोग रात में रहते हैं और इतनी गलत तरीके से इलाज किए कि उसका ब्लड बंद नहीं हुआ और वहीं वेंटिलेटर पे जब ले गए वहाँ ऑपरेशन थिएटर, तो वहाँ से उसको होश ही नहीं आया। शनिवार करीब 7 से 8 के बीच में मेरा छोटा भाई जो है बहू रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट थी, डिलीवरी होना था। तो ये घर से गर्म पानी लेकर जा रहा था तो रतनपुर में लालू ढाबा के पास लगभग कोई अज्ञात वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ से रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, वहाँ से सिम्स रेफर करे। तो यहाँ आए तो डॉक्टर लोग पूछे कि कहाँ को कैसे जानकारी प्राप्त हुई? वो खुद स्वयं फ़ोन किए घर में कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ सिम्स आए तो पैर खाली फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर था। उसके द्वारा बताया गया फ्रैक्चर है करके डॉक्टर बोला इधर नीचे वाला जो था उसमें ऑपरेशन थिएटर लेके गए। परिजन को तो बताए होंगे, आप पूछे होंगे ना, परिजन से पूछ कर लेके गए होंगे? जी, मैं था। क्या बोल के लेकर गए थे? वो बोले हम लोग चीरा लगाएंगे करके, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा लगाएंगे और उससे भी नहीं होगा तो पैर काटना पड़ेगा बोले। तब तक नॉर्मल बढ़िया था, जैसे वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसके बाद होश ही नहीं आया। सामान्य चोट, साधारण चोट था, कोई बहुत बड़ा चोट नहीं था, लेकिन सिम्स में भर्ती कराया गया और एक ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर में चोट आएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब किसी भी ऑपरेशन थिएटर में मैं पूर्ण रूप से उनके ऊपर दोष लगा रहा हूँ कि पूर्ण रूप से लापरवाही कैसी हुई है। किसी भी ऑपरेशन करने के पूर्व डॉक्टर द्वारा ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन के बाद ब्लड मांगा गया है। ये पूर्ण रूप से लापरवाही उजागर होती है, क्योंकि ये हमारी ये बातें वेल्ड और 5 ब्लड, एक ब्लड नहीं 5 ब्लड, अगर कोई भी 5 यूनिट ब्लड, 5 यूनिट ब्लड, ये सामान्य बात नहीं है। अगर कोई भी ऑपरेशन थिएटर में बाहर में ऑपरेशन के बगैर अगर कहीं डॉक्टर आवश्यकता नहीं पड़ती ब्लड, तो समझ आता है। ब्लड में अगर ऑपरेशन थिएटर 5 यूनिट ब्लड रहे तो उस डॉक्टर कर क्या रहे थे? वो क्या चाह रहे आप इसमें, क्या लगता है? मैं चाह रहा था जो दोषी डॉक्टर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सिम्स प्रबंधन के लापरवाही से जो हुई मृत है और पीड़ित परिवार से उनके कारण से आज शिकार हुए हमारे आदिवासी युवक भाई, तो उनके पीड़ित परिवार को सहायता राशि सिम्स प्रबंधन को दी जाए और उनके परिवार जीविकोपार्जन के लिए प्रबंधन, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन उनका कोई जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही जीवन संगिनी को मौत के घाट उतारने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रची।
चरित्र पर संदेह के चलते अंधे हो चुके एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को न केवल धोखे में रखा बल्कि उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया। यह मामला तब उजागर हुआ जब सिम्स अस्पताल में 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद महिला को होश आया और उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी की कहानी बयान की। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटना की शुरुआत बीते 8 अप्रैल को हुई, जब ग्राम मचखंडा के रहने वाले रामरतन सूर्यवंशी ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी पत्नी से कहा कि घर में चूहों का आतंक बढ़ गया है। पति की बातों पर भरोसा कर पत्नी दुकान से चूहा मारने वाली दवाई लेके आई। इसके बाद आरोपी पति लकड़ी लाने के बहाने उसे कुमीहा खार की ओर ले गया। सुनसान जगह पाकर रामरतन ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और जबरन वह जहर उसके गले के नीचे उतार दिया। जहर शरीर में फैलते ही महिला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिनों तक वह अचेत अवस्था में रही। होश आने पर जब उसने अपने बेटे को आप बीती सुनाई तो इस खौफनाक मंजर की सच्चाई सबके सामने आई। सीपत थाना अंतर्गत ग्राम मचकंडा निवासी लक्ष्मीन बाई को उसके पति के द्वारा चूहे मार की दवाई जबरदस्ती खिलाकर मारने का प्रयास किया गया था, जो तत्काल उसके बेटे के द्वारा गांव वालों की मदद से हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। स्वस्थ होने पर पुनः थाना कल दिनांक पर उपस्थित आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी सूचना पर थाना सीपत में आरोपी पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। महिला की शिकायत पर जब जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पति की सनकी सोच और चरित्र पर शक करने की बात निकलकर सामने आई। आरोपी रामरतन सूर्यवंशी पहले भी हत्या और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है, जिससे साफ है कि वो एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घेराबंदी की और घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। समय पर इलाज मिल जाने के कारण महिला की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने रिश्तों के बीच पनपते अविश्वास और हिंसा की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। आरोपी को अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला इलाके में स्थित भाटिया रेजिडेंसी में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बहुमंजिला इमारत के 3रे माले पर स्थित फ्लैट में भीषण आग लग गई। घटना रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक फ्लैट से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त आग लगी परिवार फ्लैट में मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। हालांकि आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तड़के सुबह तक दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस अग्निकांड से भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी कला में घरों की नंबरिंग जैसी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पूर्व सरपंच के परिजनों पर गांव के कोटवार नकुल दास के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार करीब 20 दिन पूर्व गांव में घरों की नंबरिंग की गई थी, जिसमें पूर्व सरपंच के रिश्तेदार के एक मकान को सिंगल नंबर आवंटित किया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सरपंच का पक्ष इसे 2 नंबरों में विभाजित करने की मांग कर रहा था, जिसे लेकर बात इतनी बढ़ गई कि पूर्व सरपंच के बेटे और भतीजे ने कोटवार के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है। इस संबंध में एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि घर नंबरिंग के विवाद को लेकर कोटवार और संबंधित पक्ष के बीच बहस मारपीट में तब्दील हो गई थी। थाने में मिली शिकायत आवेदन पर गहन जाँच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। सकरी थाना क्षेत्र में देवरी गांव का मामला है। वहां पे घरों को नंबर दिया गया है, उसको लेके जो आरोपी है और कोटवार के बीच में बहस हुई थी और उसमें जो आपस में मारपीट हुआ है, उसमें थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वो अभी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें शिकायत आवेदन आया है थाने में, उसमें एफआईआर लेकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मैग्नेटो मॉल में संचालित क्लबरियोंट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हॉलिडे पैकेज और टिकट बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। प्रार्थी अमित गुप्ता सहित करीब 15 से 20 पीड़ितों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि कंपनी के संचालक नागेश बाला साहेब साखरे और उसके 15 अन्य सहयोगियों ने लुभावने ऑफर और गिफ्ट कूपन का झांसा देकर उन्हें मॉल के चौथे तल पर स्थित ऑफिस नंबर 415 में बुलाया। वह उन्हें टूर एंड ट्रेवल्स के विभिन्न पैकेज समझाए गए, जिसके एवज में पीड़ितों ने UPI, क्रेडिट कार्ड और नगद के माध्यम से लाखों रुपए जमा कराए। अमित गुप्ता ने बताया कि उनसे किश्तों में कुल 75,000 रुपए लिए गए और बुकिंग कंफर्म करने का भरोसा दिया गया, लेकिन 21 अप्रैल 2026 के बाद से कंपनी के सभी मोबाइल नंबर बंद आने लगे। जब पीड़ितों ने 24 अप्रैल को ऑफिस जाकर देखा तो वहां ताला लटका मिला और कर्मचारी फरार हो चुके थे। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार अब तक 13 मुख्य पीड़ितों से लगभग 8,12,878 रुपए की धोखाधड़ी की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पीड़ितों का अनुमान है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ठगी की गई है। इस गिरोह के सदस्य बिलासपुर के अलावा रायपुर और भिलाई में भी सक्रिय थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। गुप्ता एवं उनके अन्य साथी 8-10 साथी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मैग्नेटो मॉल में क्लब रियोंट हॉस्पिटैलिटी करके, जिसमें एक टूर एंड ट्रेवल्स का एक पैकेज होता था, उसके नाम से जहाँ जाना था उसके आधार पे उनकी रकम जमा कराते थे। इस तरह से उनके द्वारा 8,12,000 करीबन का पैसा जमा करा लिए और उनको जो सुविधा देना था नहीं दिए और ऑफिस बंद करके फरार हो गए हैं। इस तरह से उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई, जिसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया। जहां चिंगराजपारा निवासी आरोपी राजू साहू बाइक पर सवार होकर धारदार चाकू लहराते हुए ग्रामीणों के बीच दहशत फैला रहा था। युवक की इस गुंडागर्दी और हाथ में चमकता हथियार देख ग्रामीण डरने के बजाय एकजुट हो गए और घेराबंदी कर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। गुस्से में आए ग्रामीणों ने आरोपी की रस्सी से बांधकर जमकर उसकी खातिरदारी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना देकर आरोपी को उनके हवाले किया। पुलिस ने मौके पर आरोपी राजू साहू के पास से डराने धमकाने में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू और उसकी बाइक जब्त कर ली है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के मस्तूरी क्षेत्र में एक युवक की इलाज के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। मस्तूरी विधायक के साथ परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य कुमार पाटले को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही युवक
की जान गई है। मृतक परिवार का एकमात्र सहारा था, जिसकी मौत से पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है। उन्होंने मामले में संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही विधायक ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग की है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। 4 दिन पूर्व जो घटनाएं हुआ था श्री राम केयर अस्पताल में, जो हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे होनहार साथी, हमारे भतीजे सत्य कुमार पाटले जी का अचानक वहाँ मृत्यु हो जाता है इलाज के दौरान जी। और इलाज में ये है कि छोटा सा माने कोई गंभीर बीमारी नहीं, पथरी का इलाज कराने वो गया था। डॉक्टर में तय हुआ कितना ये लगेगा, फीस लगेगा, और उसको एडमिट कराया गया, इलाज प्रारंभ हुआ जी। और दूसरा दिन ये हो जाता है कि अचानक उसका तबीयत अस्वस्थ हो जाता है और डॉक्टर के लापरवाही से कहना चाहिए जी, डॉक्टरों के लापरवाही से, श्री राम केयर अस्पताल के लापरवाही से ये अचानक बच्चे का तबीयत बिगड़ते गया और वो अस्वस्थ हुआ और उसका मृत्यु हो जाता है जी। और वर्तमान में सरकंडा थाने में पदस्थ रहे थे, आरक्षक थे। और ये गंभीर विषय है, हमारे सीधा आरोप है कि ये श्री राम केयर अस्पताल के जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए। मुआवजा परिवार वालों के, उनके पिताजी हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, इनका कहना, परिवार वालों का, हम सब का कहना है कि 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी दिया जाए। चूँकि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं था, सीधा श्री राम केयर अस्पताल का ही लापरवाही है। ये वहाँ अस्पताल में पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुका है, जो विधानसभा में भी बात उठ चुका है। और इस विषय को लेकर मैं भी, हम उसका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं कि कब कहाँ ये घटनाएं और हुआ है। और हम इस विषय को लेकर विधानसभा में जाएंगे, उठाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये घटना जो आज सत्य कुमार पाटले के साथ हुआ है, ये और घटना अन्य हमारे साथी या बच्चे या माताएं बहनें के साथ ना हो। लगातार ये अस्पताल में और बिलासपुर ज़िले में विशेषकर ये इसी अस्पताल में ऐसा घटनाएं का ज़्यादा प्रचार या सुबोहट हुआ है। प्रशासन ने अभी उसके लिए जांच टीम कुछ गठित की है, ऐसा कुछ है क्या आप बोले? जी, हम अभी कलेक्टर से मुलाकात किए हैं। इसी उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार जांच रिपोर्ट आने दीजिए, हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, जांच रिपोर्ट पहले आने दीजिए, ये उन्होंने आश्वासन दिए हैं। आप क्या करेंगे और आगे चलकर अगर सही जांच नहीं हो पाती थी? आगे चलकर देखिए, विधानसभा तो हम ले जाएंगे ही और आंदोलन भी करेंगे, और हम न्याय की गुहार करने आए हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। सड़क तक, सदन तक लड़ाई? बिल्कुल ये गंभीर विषय है। पूरे जिला में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा है कि एक जवान आरक्षक और वहाँ इलाज कराने के लिए जाता है और अंत में उसका मौत हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर विषय। राजधानी बिलासपुर में 5 मई की शाम मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि पूरा शहर थमसा गया। शाम करीब 6:30 बजे तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसने कुछ ही पलों में हालात बिगाड़ दिए। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। तालापारा, मगरपारा, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा और नेहरू चौक जैसे प्रमुख इलाकों में जगह जगह पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई और यातायात बाधित हो गया। खासकर नेहरू चौक में एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी इनोवा कार पर गिर गया, जिससे कार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि राहत की बात रही कि इस घटना में अब तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तेज आंधी और बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। पूरे शहर में बिजली गुल हो गई और लगभग 7 घंटे तक बिलासपुर अंधेरे में डूबा रहा। इस अचानक बदले मौसम ने प्रशासन और नागरिकों दोनों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही भविष्य में सतर्क रहने की जरूरत भी साफ कर दी है। Vamos
आंधी तूफान जब शाम को चला है उस समय बहुत ज़्यादा जोर से पेड़ उग गया है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये पेड़ पूरा गिर के रोड दोनों तरफ का जाम हो गया है। लेफ्ट साइड राइट साइड का दोनों तरफ का जाम हो गया है। पूरी लाइट वगैरह सब बंद हो चुकी है। अभी तक कोई आया है? कोई निगम कोई अभी तक कोई नहीं आया, ना निगम वाले आए ना कोई बिजली विभाग वाले कोई भी आए हैं। 11 kV टूटी, कुछ करंट का नहीं 11 kV नहीं टूटा है, ये नॉर्मल वाला टूटा है अपना। बिजली का तार गिरा हुआ है। अभी किस तरह से व्यवस्थित हो रहा है? यातायात पूरी तरह से बाधित है। दोनों तरफ ज़बरदस्ती लोग उसे पेड़ टूटे हुए तार के नीचे से लोग बाग पार हो रहे हैं उसमें से। क्या अपील कर रहे हैं? अरे अपील क्या करना है भैया, इसको नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो भी है इसको देखता कि कम से कम बैरिकेड लगा के बंद करना चाहिए था। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में हाल ही में आए भीषण आंधी तूफान ने न केवल शहर की बिजली गुल की, बल्कि प्रशासन के वृक्षारोपण अभियान की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया है। सड़कों के किनारे लगे हुए पौधे आज राहगीरों के लिए काल बनकर खड़े हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये पेड़ आंधी के थपेड़ों के सामने ऐसे बिछ रहे हैं मानो किसी पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हों। इस गंभीर विषय पर प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मोहन दुबे जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। दुबे जी का कहना है कि अगर ये पेड़ किसी चलती कार या बाइक सवार पर गिर जाए तो होने वाली जनहानि का जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए कमजोर पौधे लगा रहा है? आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर बिखरे ये पेड़ गवाही दे रहे हैं कि वृक्षारोपण के नाम पर किस कदर खानापूर्ति की गई है। कल रात आई 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन द्वारा चुने गए पौधों की गुणवत्ता और प्रजाति दोनों ही दोषपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मोहन दुबे का कहना है कि तूफान के बाद जो नजारा सड़कों पर दिखा वो डराने वाला है। सड़कों के किनारे लगे गुलमोहर और अन्य रटपहा प्रजाति के कमजोर पेड़ जमीन छोड़कर सीधे सड़कों पर गिर रहे हैं। ये पौधे देखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ने में पूरी तरह नाकाम है। सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास बरगद, पीपल, नीम और जामुन जैसे स्वदेशी और मजबूत विकल्प मौजूद हैं, तो प्रशासन ऐसे दिखावटी पौधों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है जो एक झटके में धराशायी हो जाते हैं? देखिए, पौधारोपण करना तो बहुत अच्छी बात है, पौधारोपण अधिक से अधिक करें, पर आज बिलासपुर में जिस तरह की स्थिति रही है, कल रात को ब्लैकआउट था, पूरा बिलासपुर का बिजली गुल था और जो स्पीड था हवा का वो था 91 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कल जो आंधी तूफान चली है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी पेड़ों को क्षति नहीं पहुँची है जो हमारे जैसे बरगद है, पीपल है, जामुन है, आम है, पूरे शहर में आप घूम लीजिए, सिर्फ अगर पेड़ गिरा है या टहनी टूटी है
उसका कारण ये रहा है कि ये जो गुलमोहर के प्रजातियों का जो पेड़ लगाया जाता है, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में रटहा बोलते हैं, जैसे मुनगा का पेड़। तो ये बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें अगर बंदर जैसे जानवर अगर कूद फान भी लगाएं तो इनकी डालियाँ आसानी से टूट जाती हैं। तो कल 91 किलोमीटर की वेग से अगर हवा चल रही है तो स्वाभाविक है इन पेड़ों का टूटना, क्योंकि ये कमज़ोर है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शहर में वही पेड़ लगाएं, और ख़ासकर सड़क किनारे, क्योंकि यहाँ दुर्घटना होने के बहुत चांसेस हैं। तो बरगद, पीपल, आम, नीम, जामुन, करंज, आप सिपत चौक को देखिए, अर्पण महाअभियान ने लगाया करंज का पेड़, आम का पेड़, एक भी पेड़ कोई क्षति नहीं पहुँचा। पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गिरा हुआ है, ये गुलमोहर और गुलमोहर की प्रजातियों का पेड़ है। तो सरकार से और सभी से निवेदन है कि इस तरह के पेड़ों को कभी भी सड़क के किनारे रोपित ना करें, ताकि आने वाली दुर्घटना से हम बच सकें। दूसरी बात, सरकार क्या करती है, जब CSCB वाले जैसे छटनी होता है, छटनी नहीं करती है, ये सीधा काटती, बेतरतीब काटती पेड़ों को, चाहे कोई भी पेड़ हो। इससे पेड़ का बैलेंस बिगड़ता है। पेड़ जैसे हम लोग हैं, दो पैर में खड़े होते हैं, एक पैर को काट दिया जाए तो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कभी न कभी भूमि जो होती है गीली होती है और वो अनबैलेंस्ड होकर गिर जाता है। नाली बनाते हैं तो जड़ जो चारों तरफ होता है उसका एक तरफ का जड़ काट दिया जाता है, गड्ढा करने के लिए नाली बन जाती है, आधे जड़ में पेड़ खड़ा रहता है। चूँकि बचपन से पौधे से बीज से लेकर के वो पेड़ बना होता है, तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए चारों तरफ जड़ों को फैलाया हुआ होता है। आधे हिस्से को काट देने से पेड़ आधे हिस्से में ही अपना जीवन यापन करती है। पर जब इस तरह की आंधियाँ आती है या तेज़ बारिश होती है तो नीचे भीगने की वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और पेड़ गिर जाता है। पेड़ गिरने के ये 2-3 कारण हैं, इसको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। नाली बनाने से पहले पेड़ों की जड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा जगह दे करके उनको जीवन यापन करने देना चाहिए पेड़ों को। और कभी भी इस तरह के गुलमोहर और उसकी प्रजातियों के पेड़ों को सड़क के किनारे रोपित नहीं करना चाहिए। हादसे का इंतजार करना शायद प्रशासन की नियति बन चुकी है। जरा सोचिए, यदि ये भारी भरकम टहनियां या उखड़ते हुए पेड़ किसी राह चलते परिवार या दोपहिया वाहन सवार पर गिर जाए तो क्या कोई भी अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा? श्याम मोहन दुबे ने पुरजोर शब्दों में मांग की है कि भविष्य में होने वाले वृक्षारोपण में केवल उन्हीं पेड़ों को प्राथमिकता दी जाए जो दीर्घायु हों और जिनकी जड़ें पाताल तक जाकर मिट्टी को पकड़ सकें। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम को और वन विभाग को आगाह किया है कि नालियों के निर्माण के समय पेड़ों की जड़ों को बेरहमी से न काटा जाए, क्योंकि जड़ें कटने से पेड़ खोखले हो जाते हैं और हल्की आंधी भी उन्हें मौत का हथियार बना देती है। अब समय आ गया है कि दिखावे की हरियाली छोड़कर सुरक्षा और मजबूती वाली पर्यावरण नीति अपनाई जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश खरे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में होली के दिन हुई चाकूबाजी की वारदात के फरार आरोपी राजा सारथी उर्फ बब्बन सारथी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 3 मार्च 2026 की रात प्रभात चौक के पास आरोपी ने प्रार्थी जितेंद्र राजपूत को सरेराह गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी और धारदार चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की कड़ी घेराबंदी और 2 महीने की लंबी तलाश के बाद शातिर बदमाश को दबोच लिया गया है। इसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया आरोपी इलाके का सूचीबद्ध गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर लेते हुए जेल भेज दिया है। और रतनपुर क्षेत्र पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक दुर्गेश पटेल ने बताया कि वह अपने दोस्तों जुगेश और तामेश्वर के साथ पल्सर बाइक पर सवार होकर बिलासपुर से बुईदा जा रहे थे। तामेश्वर महाराष्ट्र में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था और वह हाल ही में वापस लौटा था, जिसे लेने उसके दोस्त बिलासपुर गए थे। रात करीब 12:30 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे जुगेश और तामेश्वर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी मृत्यु हो गई। घायल दुर्गेश को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने बताया कि वे तीनों दोस्त थे और हादसे के समय बाइक पर तीनों सवार थे। बाइक से बिलासपुर से बोईदा जा रहे थे। ये कहाँ पड़ता है? वो हरदी बाजार से। 3 लोग पल्सर में थे, तीन सवारी थी। एक सिम समय मृत्यु हो गया, एक और वहाँ पर का अस्पताल में, नोबल अस्पताल में। तो जो ख़त्म हुए दोनों का नाम क्या है? एक का जुगेश है, एक का तामेश्वर। तो कोई गाड़ी वाला ठोका है आप लोग को? नहीं सर।
अपने आप गिरे हैं। कहाँ चोट लगा था दोनों को? उसका सिर में लगा था और दूसरे का पता नहीं। अच्छा, कै बजे रात की घटना है? 12 साढ़े 12 से। दोनों क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ में? एक वहाँ रहते में करते थे, यहाँ रलिया। क्या काम करते थे? एक सुपरवाइजर थे, एक गार्ड का काम करते थे। अच्छा, यहाँ कितने बजे लेके आए हैं? कहाँ? यहाँ सिम्स? यहाँ पता नहीं, उतना बेहोश हो गए। पूरा अपना परिचय बता दो, कहाँ रहते हो, कौन से गांव में रहते हो? बूदा में रहता हूँ। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में इन दिनों लगातार हालात गरमाया हुआ है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुलपति को नारियल भेंटकर कुलसचिव को पद से हटाने की जोरदार मांग की है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रणदेश सिंह के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए कुलसचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है, छात्र हितों की अनदेखी हो रही है और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। छात्रों ने 4 मई को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी और मारपीट जैसी गंभीर घटना हुई, जिसमें एक कर्मचारी घायल हुआ और उसे 14 टाके लगे हैं। आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी, दस्तावेजों में देरी और शिकायतों के निराकरण में लापरवाही को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। हमें स्थायी 4 साल बाद स्थायी कुलसचिव यहाँ मिला है, लेकिन हमको कुलसचिव में तानाशाही मिला है, जो अपने आप को विश्वविद्यालय का बाप समझता है। कुलपति के सामने वो एफआईआर कराने की धमकी देता है, छात्र हित की बात करने आने पे अपने केबिन से भगाने का काम वो करता है, ऐसी कृत्य। और वहीं एक तरफ हमें अनुशासन और सहजता सिखाने का काम करता है और खुद आकर छात्रों से ऑन कैमरा बदतमीजी करता है। ऐसी उनकी रवैया है। छात्र हित की बात जब करने आते हैं उसको सुनने के लिए लगातार अपने कान को बंद कर देता है। छात्र हित की एक भी जो हित, छात्र हित के जो मुद्दे, उस पर 8 महीने का समय हो गया, लगातार हम उसका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है। मतलब उनको एक जानकारी तक नहीं है कि यहाँ क्या घट रहा है। जब उससे बोलने आओ तो हवा बात करके कुछ भी चीजें बोलते हैं कि ऐसा कोई आवेदन ही नहीं आया है, जबकि आवेदन उसके टेबल पे रखा होता है। उसमें किसी प्रकार का छात्र हित के आवेदन पे वो ना निराकरण कर सकता है, ना उसमें निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने में पूर्णतः वो असक्षम है, चाहे वो छात्र हित की बात हो, चाहे छात्र की सुरक्षा की बात हो और चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने की बात हो। वहीं अभी कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें इतनी बड़ी चूक यहाँ हुई है कि यहाँ इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक कर्मचारी का हाथ कट गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन मौन बैठी हुई है। छात्र नेता एक छोटी सी चीज को लेकर आता है, उसके ऊपर एफआईआर कराने वाला ये प्रशासन आज मौन बैठा है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद एक सूचना तक थाना को नहीं दिया गया है। इवन इतने बड़े कार्यक्रम की सूचना तक यहाँ स्थानीय थाने पे नहीं दिया गया था। ऐसे लापरवाह कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर हमारे कुलपति महोदय जी को नारियल भेंट करके मांग किए हैं। और आगे अगर कुलसचिव महोदय जी भी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, मैंने पहले ही बताया कि हमने कुलसचिव मांगा था, हमें तानाशाही मिल गया, और हमने ये भी कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम छात्र नेताओं की बात अगर वो नहीं सुन रहा है, हमसे वो नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्रों की स्थिति क्या होगी। ये छात्र हित की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला व्यक्ति, आप अगर अंदर जाकर देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के पास बैठने के लिए कमरा नहीं है। उन लोग मिलने आए थे, 1 घंटे से चक्कर लगा रहे थे, उनसे मिले तक नहीं। मैं कल जो घटना हुई उसके संबंध में बात करने आया था। 8 महीने से जो मैंने आवेदन देके रखा है उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया, उसके संबंध में आया था। सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जो हमने पहले भी सड़क से लेकर सदन तक मामले को उठाया है, विधानसभा तक हम मामला लेके गए थे, वहां भी हमारी आवाज जो है जोरों से गूंजी, और वही प्रक्रिया पुनः अपनाएंगे। ऐसे तानाशाही तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जो छात्र हित में काम नहीं करेगा, जो छात्र हित की बात नहीं करेगा, उसको हम यहाँ से भगाने से काम करेंगे। हम लोग ये जो कल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें अभी तक विश्वविद्यालय के अंदर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और यहाँ छात्र छात्राओं के बीच में हुआ है। यहाँ छात्र छात्राओं नशे में धुत होकर आए थे और विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया है, और इन्हीं सब त्रुटि की वजह से ये जो बड़ा हुआ है, जो वाद विवाद हुआ है, ये सब इन्हीं के कारण से हुआ है। जी, हम लोग की ये मांग है कि ये सारी चीजें निष्पक्ष जांच किया जाए, और अभी कुलपति महोदय से मिलकर हम लोग मांग रखे हैं, और अगर जो कि मांग पूरी नहीं होती तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर का सिम्स अस्पताल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। बड़े बड़े इलाज के दावों के बीच रतनपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गम और आक्रोश में डुबो दिया है। बताया जा रहा है कि पेंड्रोवर निवासी आदिवासी युवक महेश सिंह की पत्नी को डिलीवरी के लिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार शाम सुरक्षित प्रसव हुआ। इसी दौरान महेश सिंह अस्पताल के लिए सामान लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों और आदिवासी समाज ने इलाज में भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वरिष्ठ डॉक्टर की अनुपस्थिति में जूनियर डॉक्टर द्वारा जल्दबाजी और अनियमित तरीके से इलाज किया गया। गुस्साए परिजनों ने मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। बिलासपुर स्थित पंडित सुंदर लाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे उस वक्त हड़कंप मचा जब परिसर के पिछले हिस्से में रखे पुराने सामान और कबाड़ में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बाहर झाड़ियों में लगी आग धीरे धीरे यूनिवर्सिटी परिसर तक पहुंची और वहां रखे टायरों व कबाड़ को अपनी चपेट में लिया। आग की लपटें और काला धुआं उठते देख यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए मोटर पंप और पाइप से बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और समय रहते हस्तक्षेप के कारण आग को मुख्य विभागों तक फैलने से रोक लिया गया है, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर के छात्रों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। शहर के प्रतिष्ठित भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों में खुशी की लहर है। आइए देखते हैं इस सफलता की खास रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल ने इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कक्षा 5वीं के परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है, जहां नव्या प्रजापति ने अविश्वसनीय 99% अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया है। इसी क्रम में काव्यपाल ने 97.5%, अभिषेक यादव ने 97% और प्रत्युषा भटपरे ने 96% अंकों के साथ अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है। छोटे बच्चों की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। कक्षा 5वीं के ही मिहिर जाना और ब्रिजमोहन ने भी 95.5 अंक प्राप्त किए, जबकि हेमा पाल ने 93% अंकों के साथ श्रेष्ठता सूची में अपनी जगह बनाई। मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम भारत माता इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है। मैं एक बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा सपना
मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूं और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। मेरी स्कूल में पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा परसेंटेज लाया। मेरी टीचर्स लोग ने इतना अच्छा मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इतना अच्छा परसेंट लाऊं। ऐसे करके मैं जब भी क्या बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि मैं ये कर सकता हूँ करके, लेकिन मेरे मैम लोग ने बोला कि ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं हुआ और मैंने 97% लाया। मैं 3rd रैंक लाया बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं ये सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स, स्कूल और टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज तक यहाँ तक का पहुँचा हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। मैं इसी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसी पढ़ाई में चलती रहनी चाहिए। मैं बड़े होकर एकदम सक्सेसफुल मैन बनना चाहता हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और मेरे 96% आए हैं। और आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, टू माई स्कूल, माई teachers. The school had a very good environment for studies. The board exams, before the board exams, we were prepared through pre-board exams. We were also given repeated practice in school on how to write answers properly. We were guided not to be take stress, mental stress and confidence and is. I would like to thank the principal, the sisters and all the teachers. मेरा नाम नव्या प्रजापति है। मैं क्लास 5th अभी 6 में 99% लाई हूँ बोर्ड में। और मैं अपना पूरा क्रेडिट, जो सक्सेस का क्रेडिट है, वो अपने टीचर्स को, स्कूल को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 93.2% स्कोर किया है। मेरे इस परसेंटेज के पीछे मेरी फैमिली और स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और टीचर्स ने पर्सनल हेल्प किया, डाउट क्लियर करने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने भी हेल्प की है। और इस चीज़ में मेरी बड़ी बहन का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। एंड आई वांट टू थैंक्स माय स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय फैमिली फॉर दैट मच सपोर्ट। और मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट इन माय फ्यूचर जनरेशन। माय नेम इज़ हेमा पाल। मैं हिंदी में बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोलो। मेरा जो क्रेडिट है वो सब मेरे पेरेंट्स, स्कूल और मेरी टीचर्स को मैं देना चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आगे चल के मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती हूँ और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सिर्फ प्राथमिक स्तर पर ही नहीं बल्कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भी स्कूल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कक्षा 12वीं की छात्रा अल्फिया बानो ने 93.4% अंक प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विद्यार्थियों की इस गौरवशाली सफलता पर शाला के प्राचार्य फादर सलीम, शाला प्रबंधन और समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बच्चों को बधाई प्रेषित की है। हमारे स्कूल में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिशत जो है वो प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण जो है, हमारे स्कूल में बच्चों को जब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जाती है तो हमारे प्राचार्य स्वयं जो फादर सलीम हैं वो खुद जो है वो उन्होंने
बच्चों को मानसिक हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परीक्षाओं के समय तनाव नहीं देना, कैसे परीक्षा की तैयारी करें, उसकी जानकारी बच्चों को समय समय पर देते रहते हैं। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो काफ़ी रिविज़न्स, सब्जेक्ट नोट्स बना के बच्चों को ये प्रैक्टिस करने आते हैं, जिससे कि उन्हें बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार पूरी टीम जो है, शाला प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल और सारे शिक्षकों की टीम जो है वो लगातार मेहनत करती रही है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिशत लाया है। और आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इस प्रकार का माहौल स्कूल में बना रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और स्कूल का परिणाम बहुत अच्छा है। सर, ये हमारी बच्चे शुरू से मतलब नर्सरी से इसी स्कूल में ही है, 12वीं भी फाइनल करी है, बोर्ड एग्ज़ाम जो है। और माशाल्लाह स्कूल के टीचर, स्कूल के जिनके जो प्रिंसिपल हैं, मतलब स्कूल का व्यवहार, हर चीज़ हमको इतना अच्छा लगा कि मैं शुरू से आखिर तक इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के बारे में सोचा नहीं। और हर क्लास में इनका माशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा रहा। और इसमें इसकी एक बड़ी सिस्टर है, उसका भी इसी स्कूल की विद्यार्थी रही है, वो भी उसका भी मतलब गाइडलाइन बहुत अच्छा रहा। और इस स्कूल से प्रभावित होकर के हमारे सारे बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के निकले और पढ़ भी रहे हैं अभी। हमारी छोटी बच्ची भी इसी स्कूल में है। और इसमें स्कूल का जो डिसिप्लिन है यहाँ का, वो हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब वो हमको मतलब इसमें पढ़ाने पर मजबूर किया कि डिसिप्लिन और बच्चों का देख रेख हर चीज़, मतलब हमको इतना अच्छा लगा कि मैं इस स्कूल से हट के दूसरे स्कूल के बारे में सोचा भी नहीं। और मैं बच्चे का इंटरेस्ट है, वो आगे नीट की तैयारी करके और डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा है, तो उसमें हम भी उसका पूरा जितना जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। और इसमें हमारी बच्ची का इसका रिजल्ट के पीछे हमारे जितने इस स्कूल के सर, जैसे पानू सर हैं, है ना, इन लोग को अहम रोल रहा है। इन लोग का जो है हम बीच में मिलते रहे हैं, इन लोग से पढ़ाई के दरमियान, स्कूल क्लास के दरमियान मिलते भी रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। एक बार नाम फिर से बता देंगे? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ रज़ा है, जो हमारी बच्ची का नाम अल्फिया बानो है। ठीक। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षकों के विशेष नोट्स, नियमित रिवीजन और फादर सलीम के मार्गदर्शन में परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने की रणनीति ने इस सफलता में मुख्य भूमिका निभाई है। स्कूल की इस उपलब्धि से अभिभावक भी गदगद हैं और भविष्य में भी बच्चों से इसी तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिले में सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव और शहरों में शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिल्हा ब्लॉक के ग्राम उच्च भट्टी में आयोजित शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक संख्या में शिविर का लाभ लेने की अपील की। इस दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गंभीरता से समाधान सुनिश्चित करें। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 9 लोगों को राशन कार्ड, 4 हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। जॉब कार्ड, आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और श्रमिक पंजीयन कार्ड का भी वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपए के चेक दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग ने जांच और दवाइयों का वितरण किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। सुशासन तिहार के इन शिविरों से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से प्रशासनिक पहल की सराहना की जा रही है। आज ग्रामीण अंचल में सुशासन तिहार आज उच्च भट्टी तो शक्ति देवी मंदिर प्रांगण बेलतारा विधानसभा जनपद पंचायत बिल्हा में 15 गांव के लगभग 15 गांव का ग्राम पंचायत का शिविर वहाँ लगाए गए थे। इसमें सभी विभाग का आवेदन आया गया, जो नियम कानून के अंतर्गत आएगा उसको तत्काल राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और श्रमिक कार्ड और बच्चे लोग का जाति निवास आमदनी तत्काल निराकरण किया गया।
समस्त मूलभूत जो हितग्राही मूलक परिवार मिला। सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग का प्रकरण था, उसमें तत्काल पर्ची नामांतन बंटवारा का अधिकांश केस वहाँ किया गया। और श्रम कार्ड में बच्चों लोग को जो प्रथम पुत्री प्राप्ति होती है बच्ची, उसको 20,000 का बहुत हितग्राही का 5-6 हितग्राही दिया गया। और एक पोषण आधार के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे लोग को हफ्ता 15 दिन में मिली जो एक किट आता है पोषण आहार, उसको दिया गया। और मुँह जुठवानी का कार्यक्रम भी किया गया आंगनबाड़ी। और गर्मी के दिनों में पानी की समस्या को देखते हुए जल ग्रहण मिशन में पानी बचाओ, दलहन तिलहन, कृषि उन्नति अभी आत्मनिर्भर भारत में कार्यक्रम के तहत कि धान की फसल न लेते हुए दलहन तिलहन का नगद फसल के रूप में किया जाए। और जल ग्रहण मिशन के माध्यम से बरसात के दिनों में जो पानी बरसात के बह जाता है उसको नदी नाला तालाब में इसका रोका जाए, सोखता किया जाए। कहीं जल ग्रहण अभी वाटर से जल स्तर नीचे चला जाता है। पानी ऐसा चीज़ है जो खरीदने में नहीं आएगा, वो प्रकृति का देन है। तो अभी तो ये समस्या है, वर्तमान भविष्य में हम बच्चे लोग को क्या समस्या होगा। हर जन समुदाय से आग्रह है कि जल ग्रहण मिशन में पानी का बचाव किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए। इसीलिए वहाँ प्रशिक्षण में जल भी और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग में गर्मी के दिन में बच्चे लोग को, बुजुर्ग लोग गर्मी के दिन में स्वास्थ्य हमका के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ समुदाय केंद्र है डॉक्टर उपलब्ध रहे, जा के कैंप के माध्यम से गाँव में उपचार किया जाए। इतना आज के वहाँ। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।